रेप के बाद जिंदगी सीरीज की ये कहानी तीसरी है की कहानी है। नाम हमने बदल दिया है। वो टीयर 1 सिटी के गांव में रहती थी। 5 लड़कों ने उनके साथ गैंगरेप किया था। अफसोस की बात यह है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गांव के प्रधान चंदन सिंह ने हमें उनकी पूरी कहानी सुनाई है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी तरह बाकी आरोपियों को तो सजा दिला दी है, लेकिन अब भी एक आरोपी ऐसा है जो गांव में फर्जी कागज दिखाकर सीना चौड़ा करके घूम रहा है। उसकी मां एक शांत स्वभाव की महिला है। उन्होंने घटना के बारे में हमसे ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन गांव के प्रधान चंदन सिंह ने हमें इस घटना के बारे में पूरी डिटेल बताई। यह घटना 16 जनवरी 2019 की है। एक कॉल ने पूरी जिंदगी बदल दी थी। गरीब घर की लड़की थी। उसके घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। साथ में 6 छोटे भाई बहन भी रहते थे। उसे जॉब की सख्त जरूरत थी। उसकी मजबूरी को देखते हुए कुछ मंचलों ने उसे अपनी जाल में फंसाया। 6 लड़कों ने वो जॉब देने के नाम पे एक कार्ड उसके घर भेज दिया, जो कि पूरी तरीके से फर्जी था। उस कार्ड में लिखा था कि एक कॉल आएगी और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। घर के 25 किलोमीटर दूर हर्बल लाइफ नाम से एक नकली ऑफिस बनाया गया। कंपनी का मालिक सोनू था। वहां जॉब करने लगी। हफ्ते भर बाद सोनू ने मीटिंग के लिए एक बड़े बॉस से मिलाने की बात कह के वहां से दूर बुलाया। मीटिंग खत्म होने के बाद सोनू धोखे से वो एक दूसरी बिल्डिंग में ले गया। वहां पर 5 युवक और एक महिला समेत कुल 6 लोग मौजूद थे। 5 लड़कों ने शराब के नशे में किया। अगली सुबह लड़के तो बाहर चले गए, लेकिन महिला को कहा पर नजर रखे, वो फिर आएंगे। लड़कों के जाने के बाद मौका देखकर भागने की कोशिश करने लगी। नीचे देखा तो रास्ता बंद था। वो जख्मी हालत में ही किसी तरह भागते भागते तीसरी मंजिल पे चली गई। वहां से मदद के लिए आवाज दी। थोड़ी ही देर में उन लड़कों में से कोई एक लड़का वहां वापस आ गया। आसपास के लोग मामले को समझ पाते कि पहले ही पीछे से एक महिला और युवक वहां आ गए और उससे हाथापाई करने लगे। झड़प होने लगी। इतने में ही तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। 4-5 घंटों तक शरीर से खून बहता रहा, लेकिन अस्पताल में कोई इलाज के लिए नहीं लेके गया। मामले में मुख्य आरोपी सोनू के राजनीतिक संबंध होने की वजह से आरोपियों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी पुलिस ने। ये जानते हुए कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जब परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस ने उनसे भी गलत अंदाज में बात करते हुए कहा कि लड़की का पहले से प्रेम संबंध रहा होगा। घटना के 40 घंटे बाद पुलिस ने लड़की की मां को फोन किया और बताया कि आपकी लड़की की जैसी ही एक लड़की मिली है जो थोड़ी घायल है और इस वक्त अस्पताल में है। केस को पलटने में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने न तो बिल्डिंग को सील किया जहां से लड़की गिरी थी और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिस बिल्डिंग में गैंगरेप हुआ था असल में वो एक ताकतवर इंसान का था। उसने पहले ही पुलिस से बातचीत कर ली थी। बाद में मालूम हुआ कि पुलिस ने अंदर ही अंदर सभी आरोपियों से पूछताछ कर ली थी। पुलिस को पूरा मामला पता था। इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है ये भी पता था, लेकिन पुलिस वालों ने पीड़िता की मदद करने की बजाय आरोपियों को बचाने का काम किया। चंदन प्रधान बताते हैं कि जब मैं अस्पताल में मां के साथ देखने पहुंचा तो मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर लिया था ताकि बताई गई बातों को हम रिकॉर्ड कर लें, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। शरीर के एक साइड का पूरा हिस्सा उसका जख्मी था, घायल हो चुका था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। सिर्फ उसकी जुबान हिल रही थी। मैंने गौर किया कि हथेली के पिछले हिस्से में दांत के निशान थे। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या हुआ है, लेकिन तब पुलिस वालों ने और मेडिकल के स्टाफ ने हमें वहां से खदेड़ दिया। मेडिकल स्टाफ का रवैया लिए भी ठीक नहीं था। उन्होंने 2 घंटे तक कोई इलाज ही नहीं किया था। पीड़िता के जिंदा होने के बावजूद भी हॉस्पिटल वालों ने सब इंजेक्शन और मशीनें निकाल दी थी। इलाज बंद कर दिया था। इसी के कारण उसकी मौत हो गई। दरअसल पुलिस नहीं चाहती थी कि परिवार को पता चले कि लड़की के साथ रेप हुआ है। वो इस केस को मिसिंग कंप्लेन में ही खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन के हाथ में जो दांत के निशान थे उसकी वजह से चंदन प्रधान को डाउट हुआ। उन्हें शक हुआ कि लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो कहते हैं कि जब मैं इस केस से जुड़े सबूतों को खंगालने लगा, पुलिस ने मेरे साथ कॉल किया और मुझे धमकाने लगी, मुझे टॉर्चर करने लगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पड़ताल बंद कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तब मुझे विश्वास हुआ कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। मेरे पास कई अनजान नंबर से भी कॉल आई और धमकियां दी गई कि इस केस को छोड़ दो। पुलिस को शरीर जलाने की भी जल्दी थी,
ताकि मामला रफा दफा हो सके। पुलिस चाहती थी कि जल्द से जल्द लड़की का पोस्टमार्टम करवा दिया जाए ताकि अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए, इसके बाद पूरा किस्सा ही खत्म हो जाए। मैं पोस्टमार्टम नहीं करवा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस केस को खत्म कर देगी और कोई जांच भी नहीं करेगी। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने कहा कि आप लोग लाश को ले जाएं, तुरंत जाकर अंतिम संस्कार कर दीजिए। वो बस किसी तरह बॉडी को जला देना चाहते थे। पूरी पुलिस डरी हुई थी। जब हमें पुलिस का रवैया समझ में आ गया तब हमने 35 से 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया और कमिश्नर से मिलने गए। कमिश्नर से मिलने के बाद हम डीसीपी के पास गए, लेकिन उन्होंने हमसे मुलाकात ही नहीं की और हमें ज्वाइंट डीसीपी से मिलने के बारे में कह दिया गया। ज्वाइंट डीसीपी ने हमसे कहा कि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कोर्ट से समन भेजा गया है। मैंने उनसे सवाल किया कि आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन पीड़िता को कैसे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं? हमें ऐसी कोई जानकारी ही कैसे मिल गई कि आखिर ये रेप किया किसने था? इसके बाद डीसीपी ने कबूल भी किया कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। हमें बताया गया था कि 5 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस केस में पुलिस और प्रशासन का रवैया इतना खराब था कि हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि पूरे मामले को अभी हमसे छुपाया गया था, बताया ही नहीं जा रहा था कि क्या हुआ है, किसको गिरफ्तार किया गया है। हमने जेल में बंद आरोपियों को देखने के लिए पुलिस से इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने पार्लियामेंट का घेराव किया, थाने पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मुझे धमकियां मिलने लगी, मेरी जान को खतरा हो गया। यहाँ तक कि भाई को भी जान का खतरा था, जिसके बाद मैंने मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। इस केस की सबसे बुरी बात यह थी कि लड़का पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड सोनू था। उसको नाबालिग दिखाकर रिहा करवा लिया गया है। इसके अलावा 5 आरोपी जेल के अंदर हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। केस के मास्टरमाइंड का अभी तक डीएनए टेस्ट होना भी बाकी है।